Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें हम कवर करेंगे दीज आर्टिकल्स. फटाफट से बता देती हूँ क्या कवर करना है. 2 big articles, मेंस पर्सपेक्टिव. कैन इंडिया गेट रिच बिफोर ग्रोइंग ओल्ड? सो ये आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड से आर्टिकल लिंक करता है. ये कॉन्टेक्स्ट भी है. सो ये हम देखेंगे जीएस पेपर 3 से आप इसको जोड़ सकते हो. ठीक है. जो इस आर्टिकल में मेंशन्ड है उसके बियॉन्ड आई विल कवर थिंग्स. आई विल गिव यू नंबर ऑफ पॉइंट्स सो यू कैन मेंशन इन योर आंसर्स एज वेल एंड यू कैन हैव योर ओन शॉर्ट क्रिस्प नोट्स. गिग इकोनॉमी की बात करेंगे अगेन पेपर 3. बट येस अगेन ये आपके हिंदू में एडिटोरियल है आज का, इसी से जुड़ा हुआ है. हेडलाइन मैं आपको बता दूंगी जो एडिटोरियल का टाइटल है. बट जो आर्टिकल में मेंशन है उसके बियॉन्ड विल टॉक अबाउट गिग इकोनॉमी ऑल्सो. वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव पेपर 2. QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2025 प्रीलिम्स एंड एजुकेशन सेक्टर से लिंक कर सकते हो. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल GS पेपर 2. So this will be a topic of discussion for today. Please mark your attendance by liking this lecture. Do subscribe to the channel and trust the platform as we are serving the nation since 1985. Comment section आपके पास है. You can share your feedbacks as well. So this is the first article. Calling out exploitative labor dynamics on platform. So गिग वर्कर से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है. आर्टिकल क्या कहता है वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी. पहले हम थोड़ा गिग वर्कर गिग इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं. क्या समझते क्या हो आप गिग इकोनॉमी से? व्हेन वी से गिग इकोनॉमी, क्या है गिग इकोनॉमी? हाँ जी, किसी को कोई आइडिया है? व्हाट डू यू मीन बाय गिग इकोनॉमी? जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, अगर आपने सेशंस रेगुलरली देख रहे हो तो मैं ऑलरेडी गिग इकोनॉमी पे आपके साथ बातें कर चुकी हूँ. गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स लेते हैं, फ्लेक्सिबल वर्क असाइनमेंट्स होते हैं. दे आर मतलब यू कैन से टिपिकली दे आर मैनेज्ड बाय द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. जैसे गिग वर्कर्स आपको फूड डिलीवरी में जोमैटो, स्विगी, राइड हेलिंग, ओला, उबर, लॉजिस्टिक्स में, डोमेस्टिक केयर सर्विसेज में देखने को मिलेंगे. राइट जैसे ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स. जब वुमेन्स की बात करें तो एज ब्यूटिशियंस, एज हाउस होल्ड कीपर्स. सो इसी में ही आर्टिकल है जब वो वुमेन का पहलू उठा रहा है. यहाँ पर गिग वर्कर्स को आप यू कैन नॉट कंसीडर देम एम्प्लॉयज इन द ट्रेडिशनल सेंस, क्योंकि उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जो एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में मिलते हैं. जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, हेल्थ केयर को लेके, सोशल प्रोटेक्शन को लेके. देयर आर नो सच कमिटमेंट्स गिवन, देयर आर नो सच बेनिफिट्स दैट आर प्रोवाइडेड टू देम. जो गिग वर्कर्स यूज करते हैं, मतलब द प्लेटफॉर्म दैट आर यूजिंग द गिग वर्कर्स, जैसे स्विगी है, जोमैटो है, उबर है, ओला है. राइट अब होना क्या चाहिए? कहीं भी आप जॉब करो, एक फेयर पे होनी चाहिए. आई एम राइटिंग दीज पॉइंट्स. पहला, फेयर पे होनी चाहिए. कंडीशंस भी फेयर होनी चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट भी फेयर होना चाहिए. मैनेजमेंट भी फेयर होनी चाहिए, है ना? पर ये होता नहीं है. अगर मैं देखो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, देयर इज अ रैपिड ग्रोथ इन गिग इकोनॉमी. मिलियंस ऑफ वर्कर्स आर डिपेंडिंग ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर देयर लाइवलीहुड. अब क्योंकि मिलियंस ऑफ वर्कर्स आर डिपेंडेंट, तो उनकी वर्किंग कंडीशंस, उनकी वेजेस जो कि अनस्टेबल अर्निंग्स है, जिनकी जिंदगी चल रही है उस पे, तो वी मेक श्योर ना कि दे गेट बेनिफिट. सोशल सिक्योरिटी हो, हेल्थ केयर बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, पेड लीव्स, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, कुछ नहीं होता है. सरकार फोकस भी कर रही है. अगर आप देखो सो लेजिस्लेटिव अटेंशन मिली है टू द गिग वर्कर्स वेलफेयर. कर्नाटका फॉर एग्जाम्पल, झारखंड फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसी स्टेट्स हैं दैट हैव प्रपोज्ड द न्यू लेजिस्लेशंस टू रेगुलेट एंड प्रोटेक्ट द गिग वर्कर्स राइट्स. तो
अगर आपसे पूछा जाए, ये अभी मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ, एक माइंड फ्रेम वो होता है ना, माइंड दिमाग थोड़ा उस डायरेक्शन में चल जाए, फ्रेमवर्क दे रही हूँ, फिर आर्टिकल पे आऊंगी। जब मैं आपसे बात करूं कि अच्छा क्या चैलेंजेस फेस कर रही है गिग इकोनॉमी में वर्कर्स, लो वेजेस, व्हाट एल्स, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है, लैक है, पुअर वर्किंग कंडीशंस है, थर्ड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो हैं वो इनफ्लेक्सिबल है, आज जॉब है कल शाम को नहीं है, राइट, मैनेजमेंट इश्यूज हैं, एंड वहां बायस भी है, राइट। सो अभी जो आर्टिकल कहता है वो क्या कहता है, अब समझ आ गया गिग इकोनॉमी क्या है, गिग वर्कर क्या है, क्या चैलेंजेस ये इकोनॉमी फेस कर रही है। अब ये आर्टिकल थोड़ा सा जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप बोल सकते हो, या फिर यू कैन से व्हाट विमेन्स आर सफरिंग इन देम इन दिस इकोनॉमी, वो एज अ गिग वर्कर वो समझते हैं। देखो हम हमेशा बात करते हैं कि विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए वर्किंग आवर्स, और देयर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स आई डिस्कस, फेयर पे होनी चाहिए जो हमने बात भी करी है। कमिंग टू द आर्टिकल, गिग वर्क रादर यू से, ये आर्टिकल कह रहा है, मैं आपको आर्टिकल दिखाती हूँ, ये आर्टिकल है, जस्ट अ मिनट, हाइलाइटर यूज करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा, गिग वर्कर्स, गिग वर्क इज इवॉल्विंग, मैंने आपको बताया मिलियंस ऑफ वर्कर्स आर इन इट, इट इज इवॉल्विंग क्विकली, क्योंकि पीपल आर फाइंडिंग दोज फ्लेक्सिबल जॉब्स ना थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक फूड डिलीवरी। अभी हाल ही में विमेन गिग वर्कर्स ने एक स्टैंड लिया है अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट, और यहाँ पर देयर इज दिस गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज वर्कर्स यूनियन, इंडिया की पहली यूनियन है फॉर विमेन गिग वर्कर्स, साथ में आए हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट कैसे गिग वर्कर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड थ्रू लो वेजेस, लॉन्ग आवर्स एंड अनसेफ कंडीशंस। जैसे उन्होंने कहा फेस्टिव सीजन आया, आपको कंपनीज ने लार्ज डिस्काउंट्स दिए हैं कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन ये डिस्काउंट जो आ रहा है इट इज कमिंग एट द एक्सपेंस ऑफ द गिग वर्कर्स, जो ऑलरेडी पहले तो कम उनकी वेज है, राइट। ये जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है, गिग आर्टिकल इज सेइंग द वर्कर्स आर्ग्यू दैट जो रैपिड सक्सेस आपको देखने को मिल रहा है इट इज ड्यू टू द टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लो कॉस्ट लेबर। Are you getting my point? So gig workers here are calling for policies, ऐसी policies that recognize their right, basic work protection, fair wage, safe conditions, set working hours for them. Are you getting my point? दूसरी बात यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि देखो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं जो गिग जॉब्स ऑफर करते हैं, एक स्टीरियोटाइपिंग है जो लिमिट कर दी गई है कि अच्छा अगर विमेन है तो उनको रोल दे दो जो ब्यूटिशियन से जुड़ा हुआ हो, कुक्स हो, हाउसकीपर्स हो, देयर असाइंड ऑटोमेटिकली। वो ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ है इक्वल अपॉर्चुनिटी? या तो यही बात हो जाती है कि विमेन वर्कर्स दे मस्ट एक्सेप्ट दिस थिंग ताकि वो अपनी गुड रेटिंग मेंटेन कर लें, और अगर उन्होंने अपने विल के हिसाब से चल राइट टू फ्रीडम कहाँ है फिर? अगर आप बोल रहे हो उन्हें कि यू बी दिस, अगर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ब्यूटिशियन, कुक और हाउसकीपर में नहीं जाना है, दे डोंट मीट द प्लेटफॉर्म डिमांड, तो रिस्क है, रिस्क ऑफ बीइंग ब्लॉक्ड, रिस्क ऑफ बीइंग फायर्ड विदाउट एनी फॉर्मल नोटिस। वो तो कहेंगे चले जाओ, और उनकी तो लाइवलीहुड उस पर डिपेंडेंट है ना। जो मेजर यहाँ पर विमेंस काम कर रही हैं, दे आर जो ज्वाइन कर रही हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है इस यूनियन को, जो अवेयरनेस लेकर आना चाहती हैं, जो खड़ी हैं साथ में, वो कौन है? सिंगल मदर्स, डाइवोर्स्ड या डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स। ऑप्शन फिर कम है उनके पास, सर्वाइवल उनको करना है तो फिर वो लो वेज वर्कफोर्स में भी दे बिकम अ पार्ट ऑफ दैट, और कंपनीज एक्सप्लॉइट करती हैं नोइंग कि अच्छा इनके पास तो वैसे ही लिमिटेड चॉइसेस हैं, ना तो अपॉर्चुनिटीज पूरी, ना लिबर्टी। क्यों? अच्छा क्या आप फ्री, पेपर पे लिखने के लिए हम बोल देते हैं कि आप फ्री हो,
मैं राइट टू फ्रीडम की भी बात करी, थोड़ा सा फिलोसफिकल एंगल आ गया है, जिसका फिलोसफी ऑप्शनल है वो इसको लिंक भी कर सकेगा कि मैं बोलने को बोल रही हूँ कि यू आर फ्री, बट आर यू एक्चुअली फ्री? क्यों नहीं हो आप फ्री? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड पता है कि मुझे अपने बच्चे को खाना खिलाना है घर पे, मैं नहीं जॉब छोड़ सकती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये आर्टिकल कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी ये जो है ना, इट इज मिसलीडिंग कि दे आर, ये बोल रहे हैं कि इट इज अ फ्लेक्सिबल जॉब, कि इज इट एक्चुअली फ्लेक्सिबल? मेनी women feel pressurized to meet the high targets. They have to balance their family responsibilities. They are bearing that extra cost for things like transportation, supply, platform fees. आप एक्चुअल में मतलब ये बोलते हैं कि फेयर इनकम मिल रही है, ये सब कोई भजन संध्या नहीं चल रही है, जो पॉइंट्स बोल रही हूँ वो लिखना है। एक्चुअल में आप बोल रहे हो कि फेयर इनकम है, बट लिखने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट? सो ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है ना कि ये प्लेटफॉर्म जो हैं दे आर हेल्पिंग विद इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, दे आर गिविंग दैट विमेन इकोनॉमिक पावर, बट क्या एक्चुअल में ऐसा है? नो. Instead, they have created a more, you can say, a form of exploitation. There is a mixing gender bias with digital control. एक टर्म आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, दैट इज डिजिटल पैट्रियार्की. अब क्या हो गया है? डिजिटल पैट्रियार्की ऑल्सो. सॉरी फॉर दिस. See, I take time on these articles ताकि इन डिटेल कवर हो जाए. भागना नहीं है किसी चीज को लेके. डिजिटल पैट्रियार्की, where women are, it keeps that women stuck in this cycle of this unfair work and economic insecurity. Are you getting my point? So that is the whole article. ठीक है? So we need to bring a lasting change, a long-term plan, a comprehensive approach. Grassroots power is strong. It can lead to real change. Like pushing for the policies and laws that protect gig workers. Right? So what all needs to be done apart from this article? You need to promote workers' representation, fair management, legal protection. You strengthen social security. That all things need to be done. ठीक है? That was the whole article. Here you can see polity sessions being run on the platform. Series is there. You can refer them. There are a number of other sessions going on current affairs also, spoon feed sessions. So do refer in your preparation. You can subscribe to the channel so that you get the notification. Can India get rich before growing old? हम कहते हैं कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, हमारे पास यंग लॉट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को कहाँ से कहाँ ले जाएगा, ये यंग लॉट, ये वर्किंग एज पॉपुलेशन. बट क्या एक्चुअल में ये वर्किंग एज पॉपुलेशन वर्क कर रही है? क्या इनके पास वो स्किलिंग, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं? पहला तो सवाल यही उठता है. दूसरा सवाल इस आर्टिकल से ये उठता है कि इंडिया के अंदर जब हम फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो अभी क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट, इट इज ड्रॉपिंग. और ये डिक्लाइन मतलब या तो कि अवेयरनेस हो, एजुकेशन अच्छी हो, इनकम अच्छी हो, वो भी नहीं है. वी आर इन दिस मिडिल इनकम. तो ये आर्टिकल्स काफी पहलुओं को छेड़ रहा है. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट. तो ये आर्टिकल कहता है इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है. इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स व्हाट? डिविडेंड जो आपको प्रॉफिट दे रहा है,
इकोनॉमिक एडवांटेज जो एक कंट्री गेन करती है जब उसके पास डेमोग्राफिक कैसा है, जो एक वर्किंग एज पॉपुलेशन है. वर्किंग एज पॉपुलेशन मींस 15 to 64. ठीक है. इंडिया हैज सच अ यंग पॉपुलेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ होप कि ऑटोमेटिकली यहाँ से तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ आनी ही आनी है. बट वी हैव स्टार्टेड टू रियलाइज कि वी हैव अ लॉट ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, बट वो गारंटी नहीं है कि इट विल लीड टू अ गारंटेड ग्रोथ ऑल्सो. देयर आर चैलेंजेस. वी आर नॉट प्रिपेयर टू टेक द फुल एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी बिफोर इट पासिस. वो अपने वर्किंग एज पॉपुलेशन, वो वर्किंग एज अब रही नहीं. एक बहुत बड़ा इशू आर्टिकल ये कह रहा है कि हमारा इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी डिक्लाइन हो रहा है. टोटल फर्टिलिटी रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईच वुमन हैज इन हर लाइफ टाइम, एंड इंडियाज रेट इज ऑलरेडी बिलो 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन दैट इज नीडेड टू कीप द पॉपुलेशन स्टेबल. अब ये कह रहे हैं कि अगर आप एक 10 सालों में देखो, सो इन अबाउट 10 years आगे देयर विल बी very less people who will be entering the workforce, rather they will be leaving it due to the aging. It is marking the end of a demographic dividend also. और ये सिर्फ सर्दर्न स्टेट्स में नहीं है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इट इज ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल एंड पंजाब ऑल्सो. और ऊपर से एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का एरा एंड हो रहा है, और दूसरा there is a decline in the birth rate also that is happening, even though India's income and educational level hasn't grown as much जैसे हमें लगता है. Are you getting my point? ये आर्टिकल बात कर रहा है कि we are still considered a lower middle income country. This is a serious concern कि क्या इंडिया it can become rich before its population gets older. It's an issue. और तीसरा इशू क्या है कि क्या इंडिया की जो लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन अभी है, इज इट बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली? देयर आर स्टिल people who are working in low paying jobs in agriculture, unemployed, while they are preparing for the competitive exams. सब लगे हुए हैं. क्या आप एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते भी हो? सोचो. या सिर्फ प्रेशराइज हो, बस बैठ गए, चलो कर लेते हैं, सीरियस नहीं हो, अपने साथ ही एक गेम खेल रहे हो, राइट? इंडिया की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन सिटीज, इट इज वेरी लो, ओनली 50%. मतलब मेनी पीपल हु कुड बी वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग. अगर ये सिचुएशन नहीं बदली, वी विल बी स्टक इनटू दिस मिडिल इनकम ट्रैप. लिखो ये पॉइंट जो जो आपको लगता है. रही बात मैन्युफैक्चरिंग की, तो अगर आप ये वर्किंग एज पॉपुलेशन, यू नीड टू टेक मोस्ट ऑफ इट, वी नीड टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंडिया का सर्विस सेक्टर है, इट हैज ग्रोन. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज नॉट कैप्ड दैट पेस. देयर इज अ बिग प्रॉब्लम. इंडस्ट्रीज नीड अ लॉट ऑफ वर्कर्स, दे क्रिएट मोर जॉब्स. सर्विसेज से भी ज्यादा. टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एम्प्लॉय करती है 45 मिलियन पीपल. आईटी 5.5 मिलियन. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जैसी इंडस्ट्री, दे हायर मेनी वुमेन ऑल्सो. 60 से 70% women है. They empower women who might otherwise be stuck in those unpaid household work. But manufacturers are also facing challenges. क्यों? बिजनेस लाइसेंस नहीं मिलता, परमिट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. तो वी नीड टू फिक्स दिस. अपने को ऐसा करना है सिस्टम जहां पर आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए यू मेक इट इजियर फॉर देम टू ग्रो. लेबर रूल्स फ्लेक्सिबल करने हैं, राइट? सो दैट इज द होल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. इंडिया इज इन एडवांस डिस्कशन. इंडिया किसके साथ डिस्कशन में आ गया? ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, मालदीव्स एंड सिंगापुर. किस लिए? कि चलो एक ग्लोबल नेटवर्क क्रिएट करते हैं ऑफ इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स
that are powered by solar energy. Cross border electricity transmission lines establish करते हैं as a part of this one sun one world one grid initiative. अब सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कनेक्टेड है, कहीं से भी वो नहीं रह गया. किसी एक को फर्क पड़ता है तो इफेक्ट होता है, दूसरे को भी होता है. वो चोट तुम्हें लगी, दर्द हमें हुआ. ये by connecting these electricity grids ना from various countries, renewable energy can be transmitted over the long distances. जहाँ पर सोलर पावर बहुत एक्सेस में है और एक जगह पे नहीं है, किसी को जरूरत है. You're creating those power sharing agreements, those transmission lines between the countries to share the electricity. So this initiative is a global project. It is started by India to create this network. Initiative that was put forth by the Prime Minister of India at the first assembly of International Solar Alliance in 2018. कि let's introduce transnational electricity grid that supplies power worldwide. इंडिया और यूके की पार्टनरशिप यहाँ पर you will see it is spearheaded by them with the ISA and the World Bank group. This project is being led by India and UK. ISA का सपोर्ट, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का सपोर्ट, मैनी नेशनल गवर्नमेंट, पावर ग्रिड ऑपरेटर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर टू मेक दिस विजन पॉसिबल. अब ये ना 3 फेजेस में डेवलप होगा. फेज 1, फेज 2, फेज 3. विजन आपको पता चल गया, राइट? जहां पर सूरज की रोशनी इतनी है, यू कैन एफिशिएंटली यूज दैट सोर्स. लेट्स ट्रांसमिट दैट पावर टू द एरिया जहां जरूरत है. इसका मकसद है टू प्रोवाइड अबाउट 140 कंट्रीज पावर थ्रू अ कॉमन ग्रिड. 3 फेजेस के अंदर कैरी आउट होगा. फर्स्ट फेज, पहले फेज में यू विल कनेक्ट इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड विद द नेबरिंग रीजन्स जैसे मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया. फेज 2 के अंदर आप इसको एक्सपैंड करोगे, राइट? फिर फेज 3 के अंदर फाइनल गोल जो है, यू क्रिएट अ फुल्ली ग्लोबल ग्रिड बाय 2050. जस्ट अ मिनट. ये फर्स्ट फेज है. सेकेंड फेज में और एक्सपैंड होगा. थर्ड फेज के अंदर आप एक मतलब पूरा कनेक्टेड 2050 तक, जो कि आप ट्रांसफर कर पाओ लाइक 2600 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी वर्ल्ड वाइड. Many countries around the world will be connected to this one renewable energy grid. ठीक है. हाल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाईलाइट किया है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर मेंबर्स की शॉर्टेज है एंड देयर इन एडवोकेट इंफ्रास्ट्रक्चर देयर उसकी भी दिक्कत आ रही है टू सपोर्ट देयर फंक्शनिंग. हम बात करते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में. व्हाट इज NCLT? कंपनीज के बीच में लड़ाई हो जाती है ना, उसको देखती है. कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल 2016 में कंपनीज एक्ट के तहत इट वाज क्रिएटेड. कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे? बालकृष्ण. इंसॉल्वेंसी, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, जो भी इससे रिलेटेड कॉर्पोरेट केसेस रिलेटेड टू कंपनी लॉ, इन सबसे जुड़े जो भी केसेस होते हैं वो ये डील करते हैं उससे. अब इसमें ना एक प्रेसिडेंट होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स और टेक्निकल मेंबर्स. ये ध्यान में रखना है, कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या पावर्स हैं इनकी, फंक्शंस क्या है? देखो, कोई स्ट्रिक्टली दे डोंट फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स दैट आर यूज्ड बाय द रेगुलर कोड्स लाइक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ natural justice, ensuring fairness. They also follow the rules that are set up by the government, but they are flexible and it allows them to address the cases more quickly and practically. ठीक है? They are not limited or bound by the rules that are led by Code of Civil Procedure. Any order that is made by the tribunal, it can be enforced just like a court order. मतलब अगर NCLT कोई डिसीजन लेकर आती है, देयर पीपल आर बाउंड टू फॉलो इट. अगर किसी केस में उन्हें मतलब रिविजिट करना है, दे कैन रिव्यू देयर डिसीजन. ठीक है? दे कैन रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर. इट इज अ
adjudicating authority for the insolvency resolution process of companies. Basically, under the Insolvency and Bankruptcy Code, NCLT is the authority that handles the insolvency process for companies, LLPs. So it is a special tribunal for handling these complex company issues, right? India, with a total of 163 countries, ranked is the most represented country in the recently released 16th edition of World University Rankings Asia by Quacquarelli Simons. 2009 से it is being published हर साल एशिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो ये हाईलाइट करते हैं एंड इट इज पब्लिश्ड बाय Quacquarelli Simons. जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स मतलब जो ये मेथड यूज करते हैं फॉर रैंकिंग, इट इज सिमिलर टू दैट इज यूज फॉर द रैंकिंग्स. कुछ हाँ, अब जैसे इंडिकेटर्स, क्या इंडिकेटर्स हैं जब आप रैंकिंग निकाल रहे हो? कुछ बेसिस होंगे. उसकी एकेडमिक रेपुटेशन को 30% वेटेज से देखा जाता है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन कैसी है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कैसा है, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क के बारे में देखा जाता है, प्रोपोर्शन ऑफ आउटबाउंड एक्सचेंज, इनबाउंड, पेपर्स पर फैकल्टी स्टाफ विद PhD, सब कुछ. ये 11 इंडिकेटर्स हैं. 984 इंस्टीट्यूशंस को एसेस किया गया, कवरिंग 25 कंट्रीज, ईस्टर्न, सदर्न, साउथ ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया के अंदर. टॉप पे आई है पेकिंग यूनिवर्सिटी, फिर हांगकांग की यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पे और सिंगापुर की यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पे. इंडिया के 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जो टॉप 50 के अंदर आए हैं और 7 हैं जो टॉप 100 के अंदर आए हैं. IIT दिल्ली को 44th प्लेस मिला है. यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज ने एक बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है अमंग दी इंडियन इंस्टीट्यूशंस, क्लाइंबिंग 70 स्पॉट्स टू 148. ठीक है, ये था आपका आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो. एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज डू शेयर दीज सेशंस आल्सो विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, SSC, स्टेट PCS, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप उन्हें शेयर कर सकते हैं. फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन एंड फॉर दीज सेशंस डू सब्सक्राइब टू Shriram's IAS. थैंक यू एवरीवन. दिस इज योर मेंटर Arzu Kakkar signing off. Happy learning. All the best.